नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे अर्थालंकार में रूपक अलंकार की। साथियों, क्या है कि अलंकार को समझना वैसे बहुत आसान है और नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो लाइन दी हुई है, जो काव्यांश दिया हुआ है, अगर वो समझ में नहीं आया तो उसमें से अलंकार निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए साथियों, समझने की पूरी कोशिश करेंगे अलंकारों के मामले में, क्योंकि देखो, आप कहीं भी यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो वो मतलब वही उदाहरण समझाने की कोशिश करते हैं जो उनको क्लियरली पता होता है। भाई, उन्होंने तो समझा दिए, लेकिन वहां अगर ऐसा उदाहरण आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? तो सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को एक रामबाण उपाय दे देता हूं साथियों। उस उदाहरण को बार बार पढ़ें। उस उदाहरण को बार बार पढ़ने से वो उदाहरण अपनी जहन में ऐसा बैठ जाता है कि धीरे धीरे फिर वो समझने आने लग जाता है, यार इसमें ऐसा हो रहा है। अगर उसमें ऐसा हो रहा है तो फिर ये सोच लो कि 100% वहां पर वो अलंकार है। बात समझ में आ गई? देखो, रूपक अलंकार और अर्था अलंकार, यानी कि रूपक अलंकार जो है अर्था अलंकार में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि रूपक अलंकार में जो भी उदाहरण दिए जाते हैं, जो भी काव्यांश होते हैं या काव्य का कोई छोटा छोटा अंश जो हम लेकर के देखते हैं कि उनमें जो भी उदाहरण होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं। यानी कि इसमें जो भी शब्द होते हैं उन सभी का हम लोग क्या लेते हैं? अर्थ लेते हैं। इसलिए रूपक अलंकार किस में आता है? अर्थालंकार में आता है। वैसे तो दो अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तीसरा अलंकार जो होता है वो उभय अलंकार होता है, अधिकतर संस्कृत में प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन माना जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं तो 3 ही बताने हैं आप लोगों को, 2 नहीं बताने हैं। ठीक है, तो रूपक अलंकार की बात करते हैं यहां पर साथियों। रूपक अलंकार में एक शब्द निकल कर आता है, वो है रूप, और रूप से बन जाता है रूपी। क्या बन जाता है मेरे साथियों? रूप से बन जाता है रूपी। बस इतना सा याद कर लो जिसमें रूपक अलंकार आपको याद हो जाएगा। अब इसकी अगर परिभाषा की बात करूं मेरे मित्रों, अगर इसकी परिभाषा की जहां पर भी बात की जाए, वहां पर क्या होता है कि जो साथियों जो उपमेय होता है, याद रखना, उपमेय होता है और एक होता है उपमान। उपमेय होता है और एक होता है उपमान। उपमेय क्या होता है मेरे मित्रों? जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे की जाए। लेकिन यह तुलना वाली बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां तो हम रूप दे रहे हैं भैया। तुलना वाला जो मैटर है वो सारा का सारा उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वहां तुलना की बात की जाती है, वहां पर 4 अंग होते हैं या 2 ही अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय और उपमान। यहां पर न तो साधारण धर्म होता है न वाचक शब्द होते हैं। यहां पर हमारे पास 2 ही बातें होती है, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। बस यहीं से समझना है सब कुछ। पूरी की पूरी रामायण इन दोनों में भरी पड़ी है, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, तो उपमेय और उपमान, इन दोनों पर अभेद आरोप किया जाए। अभेद आरोप करने का मतलब दोनों को एक ही मान लिया जाए। इन दोनों के ऊपर अगर मैं कहूं अभेद आरोप किया जाए, क्या किया जाए? अभेद आरोप किया जाए, यानी कि इसको भेदा ही नहीं जा सकता, यानी कि इसको भेदा ही नहीं जा सकता किसी भी तीर के माध्यम से। जब हम भेद ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है? एक ही है। ये क्या है? एक ही है। एक उदाहरण से हम लोग यहां समझते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराय। अब यहां पर देखो, जो चरण है और जो कमल है वो एक ही हो गए। चरण रूपी कमल, यानी कि जो कमल है वो चरण है, यानी कि जो कमल है वो चरण है, चरण है जो कमल है, यानी कि एक ही मान लिया गया इसमें। जब एक ही बात आ जाती है, यानी कि अभेद आरोप इनके ऊपर दे दिया जाता है, या फिर ये थोड़ा सा मतलब ये पहचान वाली बात है, जिन दोनों शब्दों के बीच में डेस आ जाता है वहां पर भी वो सामासिक पद हो जाता है। अब ये क्या है? एक सामासिक पद है मित्रों। क्या है ये? सामासिक पद है। और जो सामासिक पद होता है वो रूपक अलंकार में ज्यादा देखने को मिलता है।
बात याद रखना मित्रों, रूपक अलंकार में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल यानी कि उनके ऊपर क्या बना दिया गया, आरोप डाल दिया गया है, अभेद आरोप, एक मान लिया गया, उपमेय और उपमान को क्या कर लिया गया, एक मान लिया गया। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। समझ में आई होगी मेरी बात, जहां तक भी मैं सोच पा रहा हूं। तो याद रखना, उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए तो क्या डेफिनेशन बनती है, उपमेय और उपमान को एक समान मान लिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमेय उपमान को एक समान मान लिया जाए, एक समान मान लिया जाए, मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो मित्रों ये परिभाषा यहां से बनकर के आती है। तो याद रखना, उपमेय और उपमान दोनों को क्या कर लिया हमने, एक मान लिया, अभेद आरोप डाल दिया, उनको भेदा नहीं जा सकता, यानी कि एक पलड़ा है और दूसरा पलड़ा है, दोनों को ही हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो एक ही नजर आ रहा है, एक ही नजर आ रहा है भाई। तो यही बात समझने वाली है। तो यह ध्यान रखना भाई, एक मान लिया जाए, जहां रूपी का प्रयोग हो जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यह बात ध्यान दे लेना भाई, ठीक है भाई। ये बात भी मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं मित्रों कि सबसे बड़ी पहचान जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसमें रूपी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रूपी शब्द का प्रयोग होता है। अरे रूपक अलंकार में रूप दिया हुआ है तो यहां पर रूपी शब्द का प्रयोग कर लिया गया। चरण कमल, चरण रूपी कमल, कमल रूपी चरण, अभेद आरोप कर दिया, उसमें कोई दोनों को एक मान लिया। तो रूपी शब्द का प्रयोग एक बहुत बड़ी पहचान है किसकी, रूपक अलंकार की। मेरे मित्रों समझ में आ रही है बात, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अलंकार समझना भी आसान काम नहीं है और समझाना भी आसान काम नहीं है। तो ये ढंग से दे लेना भैया ध्यान। कोशिश करता हूं मैं, कोशिश करता रहूंगा, आपके साथ चलता हूं, आपके साथ चलता रहूंगा। अगर आपका मिला मेरे को साथ तो मैं बढ़ता रहूंगा और जिंदगी के मुकाम पर ऐसे ही मैं जिंदगी के साथ और ऐसे ही मैं आगे चलता रहूंगा। साथियों आपको मैं चलाऊंगा, आपको मैं बढ़ाऊंगा और आपके साथ ही चलूंगा, लेकिन आपको मुकाम तक पहुंचाऊंगा। तो मित्रों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ बढ़ते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए। मित्रों अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के साथ साथ अगर बात किया जाए तो जो अलंकार होता है, जो रूपक अलंकार है, जो रूपक अलंकार है मेरे साथियों, पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सोच लेना। रूपक अलंकार जो होता है उसके भेद देख लो आप। रूपक अलंकार के भेद अरे बहुत सारे देखे मैंने भैया यूट्यूब पे, आसान काम नहीं है पढ़ाना। आप लोग इतने सारे लोग हो, गलत पढ़ा दिया तो ऐसे कमेंट करते हो, धड़ाधड़ मार दोगे जैसे तो सामने वाले को उसने कोई पाप कर दिया हो, ठीक है। रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं, दो भेद होते हैं मेरे साथियों। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन कौन से होते हैं यही देख लो मेरे मित्रों। दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक भेद तो होता है यहां पर अभेद रूपक। कौन सा होता है, अभेद रूपक। और दूसरा भेद यहां पर कौन सा होता है, तद्रूप रूपक। तद्रूप रूपक। अरे भाई इन्हीं शब्दों से समझ में आ रहा है सब कुछ, देखो तो सही यार। अभेद रूपक, अभेद रूपक यानी कि जिसको भेदा ही नहीं जा सकता, जिसको भेदा ही नहीं जा सकता, अभेद रूपक है, ठीक है। इसके बाद में तद्रूप रूपक, रूप दे दिया जाता है, वहां एक को नहीं अनेक को रूप दे दिया जाता है। वहां पर यह बात आप लोगों को ध्यान दे लेनी है। तो बात समझ में आ गई भैया। चलिए जो तद्रूप रूपक होता है ना, उपमान उपमेय का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है।
क्या कर लेता है, वो उसका रूप धारण कर लेता है। उपमान उपमेय का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो यहां पर तद्रूप रूपक अलंकार होता है, ये आपको ध्यान दे लेना है भैया। और अभेद रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है। जब एक ही बता दिया जाता है तो वहां अभेद रूपक हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो अभेद रूपक अलंकार हैं, इसके भी तीन भेद होते हैं मेरे मित्रों। इसके तीन भेद कौन कौन से होते हैं, यही समझ लो। पहला जो भेद होता है वो होता है सांग रूपक अलंकार। कौन सा होता है, सांग रूपक अलंकार। दूसरा भेद क्या होता है, निरंग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार। तीसरा भेद कौन सा होता है, दिख रहा है सभी को, तीसरा भेद कौन सा होता है, परंपरित रूपक अलंकार। कौन सा होता है, परंपरित, यानी कि परंपरा पर आधारित, रूढ़िवादी पर आधारित, वो होता है रूपक अलंकार। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है। तो अभेद रूपक अलंकार के तीन भेद होते हैं। वैसे रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो। एक होता है अभेद रूपक और एक होता है तत् प्लस रूप। इसका अगर संधि विच्छेद करो तो तत् प्लस रूप, तो तद्रूप, ठीक है। तो दो हो गए भेद। अब अभेद के कितने भेद होते हैं भैया, तीन भेद होते हैं। एक सांग रूप, इसका भी अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या हो जाएगा, यहां देखते हैं इसके टुकड़े करके। तो भैया याद रखिएगा, अभेद रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी हमने देख लिया, लेकिन इनको समझना भी तो जरूरी है। अरे इनको समझना भी तो बहुत जरूरी है। देखो यहां पर अब बात करेंगे अभेद रूपक अलंकार की। अभेद रूपक अलंकार, अब इसके तीन भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए, पहला भेद है सांग रूपक अलंकार। अब सांग थोड़ी, अरे सांग है क्या, संग प्लस अंग है, सांग रूपक अलंकार, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसके टुकड़े करूं, स प्लस अंग, अरे वो अंगों के साथ है, ये ध्यान दे लेना, स प्लस अंग, अंगों के साथ है। दूसरा आता है यहां पर नंबर 2 पर निरंग रूपक अलंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो निर प्लस अंग, यानी कि जिसमें कोई अंग ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा अलंकार कौन सा हो जाएगा, परंपरित, यानी कि परंपरा पर आधारित रूपक अलंकार, यानी कि रूढ़िवादी अलंकार जिसे हम कहेंगे। तो मेरे मित्रों समझ में आ गई बात, चलें आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ा जाए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिख लिया होगा, बढ़े आगे चलते हैं साथियों। समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, अब समझना आपको है कि कितना अच्छा आप समझ पाते हो। चलिए, पहला रूपक अलंकार कौन सा आएगा, जिसको सांग पढ़ रहे थे, वो क्या है, संग, यानी कि स प्लस अंग, अंगों के साथ, रूपक अलंकार। ये किसके भेद हैं, ये अभेद रूपक अलंकार के भेद हैं। किसका भेद है ये, एक अभेद रूपी अलंकार है। अभेद रूपक, यानी कि रूपक अलंकार के दो भेद थे ना, उसमें से अभेद रूपक अलंकार का पहला भेद है सांग रूपक अलंकार, जिसका स प्लस अंग हम लोगों ने किया है। तो स प्लस अंग का मतलब होता है अंगों के साथ, ठीक है। जब किसी पद में, लिख लो अभी इसमें, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में, उपमान का उपमय में अंगों या अवयवों सहित, अंगों को क्या कह देंगे, अव्यय कह देंगे, अव्यय सहित, यहां पर स का मतलब क्या हो जाएगा, सहित हो जाएगा, अवयवों सहित आरोप किया जाए, आरोप किया जाए, आरोप किया जाता है या आरोप किया जाए, तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है।
अलंकार होता है। ठीक है, अब इसकी बात को समझते हैं। साथियों, जो ये रूपक अलंकार होता है ना, उसमें आरोप की प्रधानता होती है। अगर आरोप की प्रधानता होती है तो वहां पर उसे अंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। और शेष जो आरोपण किया जाता है वो अंग बन जाते हैं साथियों। ठीक है, तो यहां पर एक उदाहरण को हम लोग समझेंगे। ये परिभाषा लिख लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, देखो मेरा समझाने की पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को। अब इसकी एक हम लोग उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से एक उदाहरण यहां पर समझा जाता है सांग रूपक अलंकार का। देखो, उदित उदयगिरी मंच पर, उदाहरण समझने की कोशिश करना। उदित उदयगिरी, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं साथियों आपको समझाने की, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा, ये सोच लेना। आगे बात करते हैं। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे यानी कि विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग, भृंग। ये लाइन है साथियों, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, तो वहां से लाइन ली गई है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है साथियों, जब धनुष को तोड़ने के लिए भगवान श्री राम गए थे, उस समय ये लाइन वहां पर उदित हुई, और इस लाइन को भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने गए तो ये वाली बात उन्होंने लिखी तुलसीदास जी ने। तो क्या कहा? उदित उदयगिरी मंच पर, यानी कि उदयगिरी एक पूर्वांचल पर्वत होता है जहां सूर्य उदय होता है, तो वहां पर उसको माना जाता है उदयगिरी पर्वत। ठीक है, रघुवर बाल पतंग। तो यहां पर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि भैया उपमेय क्या है और उपमान क्या है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है? स प्लस अंग, यानी कि अंगों के साथ, यानी कि उपमेय और उपमान के अंगों को एक मान लिया जाता है, रूप दे दिया जाता है, तो वही स प्लस अंग यानी कि सांग रूपक अलंकार होता है। तो यहां उपमेय है और एक है उपमान। ठीक है, अब देखो, उदयगिरी मंच पर, यानी कि उदयगिरी जो है उसको क्या मान लिया गया? मंच, यानी कि मंच को ही उदयगिरी मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? जो मंच है उसको ही क्या मान लिया गया? उदयगिरी मान लिया गया। तो यहां पर जो उपमेय है वो क्या है साथियों? मंच। मंच क्या है? उपमेय है, और उदयगिरी क्या है? यहां उपमान है। तो लिख लो साथ के साथ में, उदयगिरी यहां पर क्या है? उपमान है। मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी कि जब भगवान श्री राम वहां पर उस धनुष को तोड़ने के लिए गए तो उस समय भगवान श्री राम कैसे लग रहे थे वो बात हम लोग यहां पर करते हैं कि जिस तरह से उदयगिरी मंच पर, यानी कि उस पर्वत के पास से सूर्य जैसे उदय होता है वैसे तेज वाले वो दिखाई दे रहे थे। रघुवर बाल पतंग, पतंग का मतलब साथियों यहां क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। याद रखना, रघुवर बाल पतंग, यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। यानी कि भगवान श्री राम जो है उस समय जब जवानी के इसमें थे, यानी कि जवान थे, उस समय भगवान श्री राम का जो तेज है वो सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। तो रघुवर बाल पतंग, तो यहां पर जो रघुवर है, रघुवर का मतलब भगवान जो श्री राम है, यानी कि रघुवर जो है भगवान जो श्री राम है वो किसके समान? सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे, बाल पतंग के समान दिखाई दे रहे थे। बाल पतंग, पतंग मतलब सूर्य के समान दिखाई दे रहे थे भैया। ठीक है, यहां पर भी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। फिर आगे, बिकसे संत सरोज सब, भगवान श्री राम को देख करके वहां पर जितने भी संत थे, संत सरोज, यानी कि वो जो जितने भी संत थे वो सारे के सारे क्या हो गए? विकसित हो गए। किसके समान? कमल के समान। सरोज मतलब कमल के समान। देखो, कमल का एक रूप होता है कि जो कमल होता है वो जैसे ही सूरज अस्त होता है वैसे ही उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है, और उदय होता है वैसे ही वो खिल जाती है। तो ये से यहां पर बताया गया है, बिल्कुल एक दूसरे पर अंगों, एक दूसरे पर अभेद आरोप डाला गया है, एक दूसरे के अंगों को एक ही मान लिया गया है। ये सोचो आप लोग यहां पर। तो रघुवर बाल पतंग, तो एक बात हो गई साथियों, ये ध्यान दे लेना भैया, ये उपमेय वाली बात
बात है और ये उपमान वाली बात है, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बाकी अब आपको थोड़ा सा जोर तो डालना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो संत है साथियों वो क्या है, उपमेय है। और ये जो संत है ये किसके समान विकसित हुए, सरोज, सरोज मतलब कमल के समान विकसित हुए या कमल के समान खिले, ठीक है। सब हर से लोचन भृंग, और उन सभी के जो आंखें हैं, जो लोचन है, वो क्या हो गई, भंवरे की तरह उन भगवान श्री राम को देखने लगी। देखो आप लोग, तो यहां पर लोचन शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उपमेय के रूप में हुआ है। ये लोचन शब्द है ये उपमेय के रूप में है, और भृंग यानी कि जो भंवरे हैं वो यहां पर किसके रूप में है, जो भंवरे हैं वो किसके रूप में है, यहां पर उपमान के रूप में है। तो साथियों यहां पर ये थोड़ी सी जो बातें मैंने बताई है इसको समझने की कोशिश करना। स प्लस अंग यानी कि अंग एक दूसरे को मान लिया गया, भैया तू मेरे साथ रहेगा और ये इसके साथ रहेगा, बस स का मतलब साथ में, अंग मतलब। अब यहां पर देखो उदयगिरी मंच यानी कि उदयगिरी मंच, उदयगिरी रूपी मंच, बात समझ में आ गई, एक हो गया। इसके बाद में रघुवर बाल पतंग, जो भगवान श्री राम हैं उनका जो बाल स्वरूप, जो युवा अवस्था है वो पतंग यानी कि सूर्य के समान तेज वाली है। तो रघुवर रूपी यानी कि रघुवर जो है बाल पतंग यानी कि पतंग रूपी रघुवर यानी कि सूर्य के समान तेज वाले क्या है, रघुवर है। विकसे संत सरोज सब यानी कि जो संत हैं वो कमल के समान क्या हो गए, विकसित हो गए। तो एक दूसरे का रूप दे दिया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स प्लस अंग यानी कि आपस में उनके जो अव्यय हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, मिल जाते हैं यहां पर। तो जो प्रस्तुत पदे साथियों चारों स्थानों पर रूपक की प्राप्ति अमेय होती है। इस प्रकार अंगों सहित यहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि यहां पर अंगों सहित रूपक की अमेय प्राप्ति होती है। यही बात यहां पर समझने वाली है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी साथियों, यानी कि उपमेय को उपमान ही बना दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जो उपमेय है उसको क्या मान लिया गया, उपमान ही मान लिया गया, एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए, जैसे दो पलड़े रखते हैं ना, ऐसे ही रख दिए गए। तो ये बात आपको समझनी है, उपमेय को ही क्या मान लिया गया, उपमान मान लिया गया। तो वहां पर क्या हो गया, सांग रूपक अलंकार हो गया, स प्लस अंग, दोनों के अंग एक जैसे ही हो गए, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत यहां पर बताओ, ठीक है, लिख लिया, चले बड़े आगे। तो मेरे हिसाब से ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। चले एक उदाहरण और समझते हैं, एक उदाहरण और समझते हैं। देखो यहां पर दो ही है साथियों, उपमेय और उपमान। तो दो ही अंग होते हैं, उपमेय और उपमान। जब दोनों ही अंगों को, उपमेय और उपमान दोनों ही अंगों को एक मान लिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, अभेद आरोप। और रूपक अलंकार में एक भेद होता है, किसका, अभेद रूपक अलंकार का, वो होता है सांग रूपक अलंकार। तो यहां पर स प्लस अंग, तो अंगों के से आ रहा है। तो वहां पर अगर ऑप्शन में भेद देकर के पूछे आपसे कि कौन सा भेद है, तो रूपक अलंकार का सांग रूपक अलंकार वहां पर हो जाएगा, अगर एक ही माना जा रहा है तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे साथियों, यहां पर बीती विभावरी जागरी, दूसरा उदाहरण है, बहुत फेमस सा उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी। आज चाहे एक ही हो पर उसको ही पूरा करेंगे। बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये लाइन आपने बहुत पढ़ी होगी रूपक अलंकार में, और बहुत कुछ इस लाइन में आपने देखा होगा मित्रों। तो यहां पर देखिएगा, उपमेय, ये उपमेय है
और ये उपमान है साथियों, ये उपमेय है और ये उपमान है। अब इन दोनों को ही एक मान लिया जाए, यानी कि स प्लस अंग, दोनों अंगों को ही एक मान लिया जाए। देखो रूपक अलंकार में दो ही अंग हैं, एक तो होता है उपमेय और एक होता है उपमान। जब दोनों को ही एक मान लिया जाए तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है या रूपक अलंकार होता है। बस ये ध्यान दे लेना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर देखो, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही। अंबर रूपी पनगट, अंबर रूपी पनगट। तो साथियों एक बात बताओ मुझे, यहां पर लिखा हुआ है बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डुबो रही तारा घट, तारा घट उषा नागरी। तो उषा नागरी यानी कि जो उषा है, उषा उपमान है और नागरी यहां पर नगर में रहने वाली एक महिला जिसको हम लोग कहते हैं। तो नागरी यहां पर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। तो यहां पर नागरी, नागरी, तो ये क्या है, उपमेय है, नगर में रहने वाली कोई एक महिला है। और उषा यहां पर क्या हो गई, उपमान हो गई। तो उषा रूपी नागरी, दोनों को अभेद आरोप किया जा रहा है, दोनों को एक ही मान लिया गया, वो एक जैसी ही हैं, इसका मतलब यह है। तो अभेद आरोप जहां पर किया गया, दोनों अंगों को एक ही मान लिया गया, एक समान मान लिया गया, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। और डायरेक्ट पूछा जाए तो रूपक अलंकार होता है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई मेरी बात को। आगे बात करिए, इन्होंने तारा घट, यानी कि तारा घट यानी कि जो तारा है, यानी कि जो घट है, जो तारा है वो एक ही है। तो तारा घट यानी कि जो घड़ा है वो क्या है, तारा, यानी कि तारों के समान माना गया है, ठीक है। आगे फिर इसमें बताया अंबर पनगट, यानी कि जो पनगट है साथियों, वो पनगट जो है उपमेय है। पनगट क्या है, उपमेय है। और यहां पर अंबर क्या है, उपमान है। तो साथियों याद रखना, उषा को यानी कि नागरी को उषा और उषा को नागरी, तारा को घट, घट को तारा, पनगट को अंबर, अंबर को पनगट। दोनों ही अव्यय है और दोनों ही अव्ययों पर अभेद आरोप किया गया है, दोनों को एक मान लिया गया है। तो वहां पर स प्लस अंग यानी कि दोनों ही अंगों को एक साथ रख दिया गया, दोनों ही अंगों को एक के ऊपर एक रख दिया गया। तो सोच लो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, सांग रूपक अलंकार। दोनों ही अव्यय एक हो गए साथ, बस ये ध्यान रखना। और इस तरह से दोनों में रूपी शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, अंबर पनगट, यानी कि अंबर पनगट, यानी कि पनगट अंबर रूपी पनगट है, तारा घट तारा रूपी घट है, उषा रूपी नागरी है। तो नागरी यहां पर जो है उपमेय है और यहां पर घट उपमेय है और यहां पर साथियों पनगट क्या है, उपमेय है। और उपमान जो है वो क्या क्या हो जाएगा, अंबर यहां पर उपमान हो जाएगा, तारा यहां पर उपमान हो जाएगा और यहां पर जो उषा है वो उपमान हो जाएगा। तो एक दूसरे को अभेद आरोप के रूप में रख दिया गया, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में भी कौन सा अलंकार हो जाता है, सांग रूपक अलंकार हो जाता है। स प्लस अंग, दोनों ही अंगों को एक मान लिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस उदाहरण था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे साथियों, ठीक है। चलिए अच्छे से समझ रहे होंगे भाई, थोड़ा सा बता देना यार मेरे को भी, ठीक है भैया। चले एक और उदाहरण में इसका बता देता हूं, नारी कुमुदनी अवध सर। तीसरा उदाहरण है नारी कुमुदनी, नारी कुमुदनी अवध सर, अवध सर रघुवर विरह दिनेश, रघुवर विरह दिनेश, रघुवर विरह दिनेश। आगे है अस्त भय प्रमुदित भई, अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। अब इसमें बताओ, कोशिश करने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा उपमेय होगा और कौन सा उपमान होगा, उपमेय और उपमान। कोशिश करना साथियों
कि नारी कुमुदनी अवधसर, यानी कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में गए तो वहां की नारियों की क्या दशा हुई, वहां के लोगों की क्या दशा हुई, उसी के आधार पर तुलसीदास जी ने यह बात लिखी है। तो क्या है, अयोध्या की जो नारी है, नारी कुमुदनी अवधसर, अयोध्या की जो नारी हैं वो कुमुदनी के समान, अवधसर, अवधसर मतलब उसके अयोध्या के तालाब के समान। बात देखो आप यहां पर समझने की कोशिश करना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अयोध्या की नारी, नारी कुमुदनी अवध, नारी कुमुदनी अवध, यानी कि अयोध्या की नारी क्या हो जाएगा यहां पर, अवध की नारी या अयोध्या की नारी। तो ये हो जाएगा साथियों यहां पर उपमेय। अयोध्या की नारी किसके समान, कुमुदनी के समान, किसके समान, कुमुदनी के समान। ठीक है, फिर आगे बात करो यहां पर, अयोध्या की नारी किसके समान, कुमुदनी के समान। फिर अयोध्या, अयोध्या मतलब, अयोध्या मतलब अवध, नारी कुमुदनी अवधसर, अवधसर एक बात है, नारी कुमुदनी एक बात है, यह ध्यान दे लेना भैया। तो अयोध्या जो है, अयोध्या मतलब अवध, ठीक है, यह उपमेय है और यहां पर इसका उपमान क्या हो जाएगा, सर मतलब तालाब। ठीक है, फिर आगे देखो रघुवर विरह। अब रघुवर विरह यानी कि यहां पर जो भगवान श्री राम का जो विरह है वो कैसा दिखाई दे रहा है, दिनेश सूर्य भगवान के समान, यानी कि इतने तेज वाला, इतना गहरा, ऐसा दिखाई दे रहा है साथियों। तो रघुवर, रघुवर विरह, रघुवर विरह मतलब कि राम का वियोग, जो राम का वियोग है वो कैसा दिखाई देता है साथियों, दिनेश यानी कि सूर्य के समान बड़ा या सूर्य के समान तेज वाला दिखाई देता है। ठीक है, अस्त भय प्रमुदित भई, अस्त भय प्रमुदित भई, निरखे राम राखेश, राम राखेश, यानी कि भगवान श्री राम जो है यहां पर किसके समान बताए गए हैं, भगवान श्री राम राकेश यानी कि चंद्रमा के समान बताए गए हैं। तो राकेश मतलब चंद्रमा। तो ठीक है साथियों, तो एक दूसरे को एक दूसरा ही मान लिया गया, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान ही दिया गया हो, जहां उपमेय और उपमान ही दिया गया हो, न तो इसमें कोई वाचक शब्द होता है, न इसमें कोई साधारण धर्म होता है, कुछ नहीं होता, केवल उपमेय और उपमान होते हैं और एक दूसरे को अभेद आरोप के रूप में एक ही मान लिया जाता है। जैसे एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और एक दिखाई दे दिया जाता है, वही चीज यहां पर है। अयोध्या की नारी कुमुदनी के समान हो गई, अयोध्या मैंने अवध जो है वो सर और तालाब के समान बताई गई है। तो यहां पर तुलना न करके एक समान बता दिया जाता है, दोनों को एक रूप दे दिया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है, अर्थात रूपक अलंकार भी वही होता है। समझ में आ गया। तो ये अलंकार था अपने रूपक अलंकार में साथियों, अभेद रूपक अलंकार का उसका एक भाग है रूपक अलंकार का अभेद रूपक, और उसका भी एक पार्ट है रूपी यानी कि यहां पर सांग रूपक अलंकार। तो साथियों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग यहां पर पढ़ेंगे जो है वो होगा आपका निरंग रूपक अलंकार, निर प्लस अंग, जिसमें कोई अंग नहीं हो, जब किसी पद में अंगों या फिर अवयवों से रहित उपमान का आरोप जो है, उपमान का उपमेय में आरोपण किया जाता है या दोनों को एक नहीं माना जाता, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, निरंग रूपक अलंकार होता है, जिनमें कोई अंग ही नहीं होते। ठीक है मित्रों, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप। तो अगला जो इसका भाग होगा उसे हम लोग कल पढ़ेंगे मित्रों। धन्यवाद आप सभी का साथियों, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। बात समझ में आ रही हो तो साथियों चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही नाम मात्र पीस में रखी है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मित्रों। पढ़ने के साथ साथ उसको ज़रूर पेपर को दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक पेज की व्याख्या एक एक क्वेश्चन की गई है, शायद आपका वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाए। तो मित्रों ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है साथियों। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद आप सभी का।